और इस वक्त आ रही बड़ी खबर आई, आपको उससे बाखबर करा दे। रिटायर्ड जज जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन को एनसीएमईआई का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने अपना ओहदा भी संभाल लिया है। जी सलाम ने कुछ दिनों पहले अपने प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में इस खबर को अहमियत के साथ दिखाया था, जिसमें एनसीएमईआई की बदहाली की तफसील बताई गई थी, जिसके बाद हुकूमत की नींद टूटी है और राजस्थान हाईकोर्ट के जज रहे नरेंद्र कुमार जैन को इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो जी सलाम की खबर का हुआ है असर। ग्राउंड जीरो प्रोग्राम में हमने खास तौर से इस खबर को दिखाया था और इस इदारे की बदहाली के बारे में भी बात की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं नींद खुली है और अब रिटायर्ड जज जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन को एनसीएमईआई का चेयरमैन बनाया गया। शोएब रजा हमारे रिपोर्टर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, जानना चाहेंगे आपसे शोएब, जी सलाम की इस खबर का बड़ा असर हुआ है, एनसीएमईआई का चेयरमैन बना दिया गया है नरेंद्र कुमार जैन साहब को, और कितना अहम ये ओहदा है और जिस तरह से जी सलाम की खबर के बाद असर हुआ है, ग्राउंड जीरो पर दिखाई गई खबर के बाद असर हुआ है, वो अपने आप में बहुत अहम बात है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि पिछले 4 साल से तकरीबन ये ओहदा खाली है और उससे कहीं ना कहीं जो काम है एनसीएमईआई का वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और हमने पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले ही ये खबर दिखाई थी पूरी तफसील से ग्राउंड जीरो में। उसके बाद एमएचआरडी की नींद टूटी और आज ये अपॉइंटमेंट हुआ है। बड़ी बात यही है क्योंकि जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी इस पद पर थे क्योंकि 2014 तक, उससे पहले वो 12 साल तक रहे और उसके बाद अब जो नए चेयरमैन हैं वो आए हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो बदहाली या बदइंतजामी वहाँ पर थी वो दूर होगी और जो काम है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। एनसीएमईआई का जो काम है वो अखिलती किरदार देने का है, इसके साथ साथ वो उन मामलों की सुनवाई भी करता है क्योंकि एक कोर्ट की हैसियत है, आयोग है ये इदारा, तो एक कोर्ट की हैसियत इसको मिली हुई है। यहाँ पर सुनवाई भी होती है ऐसे मामलों की जो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं और अगर उनको कोई परेशानी है तो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, वहाँ पर सुनवाई भी होती है। ऐसे मामले भी जहाँ एक्शन हुआ है, ऐसे में यह अहम इदारा पिछले 4 साल से इसमें कोई चेयरमैन नहीं था। हमने लगातार इस खबर को दिखाया और जब 1.5 हफ्ते पहले करीब हमने तफसील से इस खबर को दिखाया, उसके बाद सरकार की नींद टूटी और अब यह अपॉइंटमेंट हुआ है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब बेहतर तरीके से यहाँ काम हो पाएगा और ऐसा अमूमन देखा जाता रहा है कई इदारों में जो माइनॉरिटीज़ के इदारे हैं वहाँ उनकी अनदेखी जब भी हुई है, हमने खबर दिखाई, असर वहाँ पर होता है। तो आने वाले जो दिन है यकीनन वो एनसीएमईआई के लिए इसलिए खास है कि नए चेयरमैन उनको मिले हैं और अब नई जो सुनवाई यहाँ पर जो मामले चल भी रहे हैं और जो नए जो मामले अगर आएंगे भी तो वो उनकी जो क़यादत है, एक तरीके से जो सुनवाई होगी वो नए चेयरमैन की क़यादत में हो पाएगी। अब तक ये नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल यहाँ पर आ रही थी। कई लोग शिकायत भी कर रहे थे, सवाल ये उठाए जा रहे थे हुकूमत पर कि आखिर वो अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रही है पिछले 4 साल से। लेकिन अब अच्छी खबर यही है, भले ही हमने जो खबर है उसको दिखाया और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट हुआ है तो कम से कम एमएचआरडी भी जागी है, पीएमओ की तरफ से तमाम जो चीज़ें हैं वो हुई, फिर एचआरडी ने आज अपॉइंटमेंट दिया है और इस तरह से जो नए चेयरमैन है आज उन्होंने ओहदा संभाल लिया है। बहुत शुक्रिया। तो जी सलाम की खबर का असर हुआ है और ग्राउंड जीरो पर हमने दिखाया था जी का इंपैक्ट। सिर्फ 1.5 हफ्ते के भीतर एनसीएमईआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। यह ओहदा दिया गया है रिटायर्ड जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन को। रिटायर्ड जज नरेंद्र कुमार जैन को यह ओहदा दिया गया है, जिन्होंने अपना ओहदा भी संभाल लिया है। जी सलाम ने कुछ दिनों पहले अपने प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में इस खबर को अहमियत के साथ दिखाया था। और अब आगे बढ़ेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में रियासती पुलिस की गोली से एप्पल इंजीनियर की मौत का मामला दूसरी रियासतों में भी गूंजने लगा है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने विवेक तिवारी की मौत के लिए सीधे तौर पर सीएम योगी के अंदाज को जिम्मेदार बताया है। इस मौके पर उन्होंने 8 दिन पहले अलीगढ़ एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने रियासती पुलिस पर अकलियत और दलित तबके के नौजवानों को फंसाने का इल्जाम भी लगाया है। अगर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर ये कहता है कि हम ठोक देंगे, तो ये चीफ मिनिस्टर के अल्फाज अगर इस तरह के रहेंगे कि हम ठोक देंगे हर एक को, तो ये तो चीफ मिनिस्टर खुद इस तरह के अनपार्लियामेंट्री अल्फाज को इस्तेमाल करके इस तरह के कल्चर को और बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। ख़ास तौर से
माइनॉरिटीज़ और दलित के लोगों को एनकाउंटर के नाम पर इनको मार दिया गया। अलीगढ़ में नौशाद और मुस्तकीम को मारा गया। उस मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि ये तो एनकाउंटर है। तो ये जो लखनऊ में एक एग्जीक्यूटिव एप्पल कंपनी के तिवारी को गोली मार दी गई, कोई वजह नहीं, उसके खिलाफ कोई केस नहीं। इस मौके पर ओवैसी ने यूपी पुलिस को खबरदार भी किया कि यह हुकूमत हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए गलत करने से बचे। अप्रोच है, यकीनन हम कंडेम करते इस जनाब तिवारी साहब के इस मर्डर को, और हम पूरा उनके अफराद खानदान के साथ हैं। मगर चीफ मिनिस्टर का जो गवर्नेंस का तरीका है बीजेपी का कि ठोका जाएगा, ठोक देंगे, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मणिपुर में जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसे सबक हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप किसी सरकार के बोलने पे ठोक रहे हैं। ये खत्म नहीं होगा, ये कभी ना कभी कोर्ट में जाएगा, और जब कोर्ट में लोग खामोश नहीं बैठेंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा कि हमेशा के लिए सरकार रहने वाली है क्या ये। और यूपी की राजधानी लखनऊ में रियासती पुलिस की गोली से एप्पल के इंजीनियर की मौत के बाद खाकी को लेकर दहशत का माहौल है। लेकिन इस बीच तेलंगाना पुलिस की महबूब नगर से आई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। देखिए रिपोर्ट। जिसकी मौत हुई है, पुलिस अंकल से हम बात करना चाहते हैं। पुलिस अंकल प्लीज गोली मत मारिए, आप बोलेंगे तो पापा रुक जाएंगे। डर लग रहा है पुलिस अंकल से? हाँ। पीएम मोदी के पार्लिमानी हलके की इस बच्ची का बयान वाकई खाकी पर कई सवाल खड़े कर रहा है। बच्ची की ये बातें यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए आम शहरी विवेक की मौत के खिलाफ रैली की हैं, जहां बेदारी लाने की गरज से हुकूमत को बच्चों के जरिए खबरदार किया जा रहा है। जहां पोस्टरों पर लिखा गया है कि पुलिस अंकल आप कहेंगे तो पापा गाड़ी रोक लेंगे, प्लीज आप गोली न चलाइएगा। जो परसों मैंने इंसिडेंट देखी न्यूज़ में, उससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर हो गया, और इनफैक्ट सभी बच्चों के अंदर डर होगा। तो मैंने ये स्लोगन लिखा और पापा को दिखाया और रवि अंकल को, तो उन्होंने इस बात में मेरा सपोर्ट किया और इसका प्रिंट आउट निकलवाया। और ये हम लोग ने पूरे शहर में सबकी गाड़ियों पे लगाया, सबको अवेयर किया इसके बारे में, ताकि सबको पता चले। और हम लोग ने ये सब गाड़ियों पे, हम लोग ने इस प्रिंट आउट में लिखा है कि अगर पुलिस अंकल अगर आप रोकेंगे तो पापा रुक जाएंगे, प्लीज़ आप गोली मत मारिएगा। बिकॉज उन्होंने गोली चलाई, वो भी एक इनोसेंट पे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। अगर उनसे ब्रेक नहीं लग रहा था तो उन्हें पकड़ लेना चाहिए था, ना कि उन पर गोली चलानी चाहिए थी। और मैंने इनफैक्ट कई बार देखा है कि सुबह पुलिस कुछ और होते हैं और रात को कुछ और तरह से बिहेव करते हैं। हमारी हिफाजत के लिए तैनात पुलिस की दूसरी तस्वीर भी है, जिनके कारनामे आम लोगों के दिलों को झकझोर देते हैं। ऐसी ही पुलिस की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां इम्तिहान दे रही एक खातून के बच्चे को एक पुलिस वाला मनाता नजर आ रहा है। तेलंगाना पुलिस की यह दिल को छू लेने वाली तस्वीर आईपीएस अफसर रेमा राजेश्वरी ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। तस्वीर में तेलंगाना के मूसापेट पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल मुजीबुर रहमान आवाम की खिदमत करता नजर आ रहा है। महबूब नगर के एक एग्जाम सेंटर में ड्यूटी के दौरान जब एक खातून अपने छोटे बच्चे के साथ वहां पहुंची तो उसका बच्चा रोने लगा। ये नजारा देख ड्यूटी पर तैनात रहमान ने बच्चे को संभाला और काफी देर तक उसके साथ खेलता रहा। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। में बेंगलोर के हज वॉलंटियर्स के लिए आज का दिन बहुत अहम रहा। कर्नाटक के वजीर हज जमीर अहमद ने उम्रे पर भेजने के लिए 300 हज वॉलंटियर्स के नामों का ऐलान कर दिया है। इस साल हज भवन में आजमीन की खिदमत करने वाले वॉलंटियर्स को वजीर हज जमीर अहमद ने जाती खर्च से उम्रे पर भेजने का ऐलान किया है। वॉलंटियर्स को उम्रे पर भेजने के लिए बाकायदा कुरानदाजी की गई। तकरीबन 1000 हज वॉलंटियर्स हैं, जिनमें जमीर अहमद ने पिछले साल 250 को उम्रे पर भेजा था, जबकि इस बार 650 नामों में 300 वॉलंटियर्स मुंतखब किए गए।
जमीर अहमद के इस कदम से गरीब तबके के वॉलंटियर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस मौके पर उन्होंने बचे हुए लोगों को भी अगले साल उम्रे पर भेजने का वादा किया है। उनमें हमारे ग्रुप में जो है 7 आदमी का खुरा अंदाजी में नाम आया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसे है कि वो लारी ड्राइवर भी है, जो डेली कमाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी उठाए। अल्लाह का शुक्र है कि जो ज़मीर भाई जो आज यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब जो इंतज़ाम करे खुर्रे का, हमारी कमेटी के तरफ से, हमारे जितने भी वॉलंटियर की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। खास बात में हम इतना गरीब रहते हैं कि उम्रा हम हज पे नहीं जा सकते हैं, तो वैसे को जमीर अहमद साहब ने चुनकर हम लोगों को जो उम्रा भेजते हैं, उनका तहे दिल से, हमारे कमेटी की तरफ से भी तहे दिल से शुक्र अदा हमें करते हैं। इंशाल्लाह इस बार तो नहीं उठा मेरे को, अगले साल के लिए वादा करके है, बिना खुरे के लिए भेजते करके, इंशाल्लाह नेक्स्ट साल के लिए उम्मीद है। साबिक वजीर आला सिद्धारमैया ने इस मौके पर कहा कि अपनी आमदनी दूसरों के लिए खर्च करना आसान काम नहीं होता। जमीर अहमद के इसी जज्बे को देखते हुए इन्हें जेडीएस से कांग्रेस में लाकर वजीर भी बनाया, क्योंकि वो आवाम के लीडर हैं, जबकि जमीर अहमद का कहना है कि वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये काम करते हैं। जो भी वॉलंटियर जो है, ये कोई पैसे वाला नहीं है, ये पूरे मिडिल क्लास के है। मिडिल क्लास के मतलब उन लोग की महीने की कमाई जो है 15 से 20 हज़ार है, उसको कुर्बानी देके वो हाजियों की खिदमत लगातार 1 महीने के लिए करते हैं। मेरे को मालूम पड़ा कि उसके अंदर 1000 वॉलंटियर से टोटल 1000 वॉलंटियर के अंदर गए साल में मैं 250 वॉलंटियर्स को भेजा था, उसके अंदर और 750 में 600 वॉलंटियर्स ऐसे है कि वो 70-80 हज़ार रुपये उम्रे के लिए खर्चा करके नहीं जा सकते, यानी उनकी ताकत नहीं है, अल्लाह का घर का दीदार करना चाहते हैं, उनकी ताकत नहीं है। तो वैसे को आज आइडेंटिफाई करके 650 खुरे डाले थे, उसके अंदर 300 का खुर्रा उठाया गया। ये मैं नहीं भेज रहा हूँ, अब गलत फैमिली में मत रहिए कि ज़मीर अहमद खान मिनिस्ट्री भेजे करके, ये अल्लाह मियाँ जरिया बनाया मेरे को। ये जो खिदमत किए ना, जो वॉलंटियर जो 22 साल से, आज अल्लाह मियाँ उनकी खिदमत को कबूल करके जरिया बना के ज़मीर अहमद खान के थ्रू उनको बुला रहा। ये ज़मीर अहमद खान की तरफ से जनवरी 1st वीक के अंदर जाएंगे 300 वॉलंटियर्स को। इस मौके पर जमीर अहमद खान ने वॉलंटियर्स के बाद रियासत के तमाम इमामों को भी उम्रे पर भेजने का ऐलान किया। अगले साल अगर अल्लाह मियाँ मेरे को जिंदा रखा तो जितने भी वॉलंटियर्स है, बगैर अल्लाह के घर के दीदार के कोई बचना नहीं चाहिए। खाली वो नहीं, मेरी बहुत सालों से मेरी अरमान है, मैं 22 साल से मौजन और इमाम को हज को भेज रहा हूँ। मेरी एक अरमान, मैं उलमा इकराम से भी दुआ की दरख्वास्त किया, जितने भी मस्जिद के जो मौजन इमाम हैं, अल्लाह मियाँ मेरे को नवाजेगा तो कर्नाटका के अंदर कोई मस्जिद का मौजन और इमाम मैं हज को नहीं गया करके बोलना नहीं, तो हर एक का हज होने करके वो अरमान है। कर्नाटक में सफर हज को अवाम और हुकूमत दोनों की जानिब से बड़ी अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि यहाँ का हज भवन पूरे मुल्क में मुनफरिद और आलीशान है। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। और बेंगलोर के नगवारा में कैंसर की तफ्तीश के लिए हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। इंडियन कैंसर सोसाइटी IDE और दीगर तंजीमों की जानिब से मस्जिद मुजम्मिल के अहाते में इसकी जांच हुई। वक्त से पहले कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए यहां लोगों की भारी भीड़ लगी और इस मौके पर यहां पहुंचे लोगों ने इस तरह के कामों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। हम इंडियन कैंसर सोसाइटी से हैं। हमने IDPL के साथ ये कैंप किया है कैंसर स्क्रीनिंग का, जिसमें हमने ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर कवर किया है। तो इसमें हमने बेसिकली अवेयरनेस दिया है, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या होता है कैंसर, किस चीज़ से होता है, क्यों होता है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमने कैंसर स्क्रीनिंग किया है, जिसमें हमने मुंह का चेकअप और लेडीज़ का चेकअप जो होता है वो सब किया है। कि आदमियों को ज़्यादातर पता नहीं चलता है कि किस वजह से बीमारी आ रही है, क्या स्टेज में है, आइंदा चल के क्या होगा। तो अवेयरनेस एटलीस्ट उन लोगों को मिल गया तो देखिएगा, जब वो लास्ट स्टेज में रहेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में ही उसका सिम्टम्स वगैरह देखकर पता चल जाएगा। तो जितने हो सके हमारे ओर से आदमी लोग की एक जान बचाने में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इस वजह से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइज किया है। हिंदुस्तान में कमोपेश हर साल मोर देन 3 लाख, एवरेज 3 लाख कैंसर का पेशेंट उसमें मुलविस हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसका अवेयरनेस लाना, वो प्रिकॉशन, अवेयरनेस इज़ विजन, जानकारी एक रोशनी है। लोग जब अंधेरे में रहेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मामूली चीज़ जो होती है आगे जाके बहुत क्रिटिकल स्टेज में जाती है, तब लोग परेशान होकर मसाजिद में चैरिटी के लिए इधर उधर सब घूमते हैं, तो तब वो वक्त निकल जाता है।
हम चाह रहे हैं कि मतलब वक्त से पहले लोगों को ये जानकारी दें कि मतलब इसकी शुरुआत कैसी होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अक़लियती डायरेक्टरेट ने अक़लियती तलबा और तालिबात के स्कॉलरशिप की तारीख आखिरी तारीख में तौसी की है। पोस्ट मैट्रिक और मेरिट के जरिए स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है, जबकि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अप्लाई करने की तारीख आखिरी 15 अक्टूबर कर दी गई है। पोस्ट मैट्रिक और मेरिट का मीन्स के लिए दोनों स्कॉलरशिप के लिए तकरीबन 1 महीना टाइम एक्सटेंड किया है, मतलब अक्टूबर 31 तक इसका टाइम एक्सटेंड किया है। मगर प्री मैट्रिक जो है इसका तो अभी हमने 15 डेज पहले 1 मंथ के लिए एक्सटेंशन पूछा था, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 15 दिन का एक्सटेंशन किया है। यूएन में सुषमा स्वराज की तकरीर को लेकर कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने तंज किया है, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पार्टी तर्जुमान नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस लीडरान पाकिस्तान की हिमायत से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के दूसरे एमपी मधु गौड़ा ने मोदी हुकूमत पर फौज के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत फौज की सियासत छोड़ पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वाज़ेह है कि यूएन में सुषमा स्वराज के बयान को शशि थरूर ने अपने वोटरों को लुभाने वाला बताया था। ये किस प्रकार का बयान है कांग्रेस पार्टी का कि सुषमा जी विदेश मंत्री का भाषण निराशाजनक है? क्या कांग्रेस पार्टी इसे निराशाजनक मानती है कि सुषमा जी ने कितने महत्वपूर्ण रूप से, ठोस रूप से पाकिस्तान को वहां बेनकाब कर दिया, कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवादियों को प्रोत्साहित करता है, कि पाकिस्तान की नीति कैसे है कि एक तरफ अमेरिका का एलाई बने, समर्थक बने, और दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन वहीं उनके साथ रहे, छिपाई जाए ये बात। क्या इसे ये निराशाजनक मानते हैं कि भारत ने कहा कि इस पूरी लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ मिलकर होनी चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई से कुछ नहीं निकले। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया shamelessly, unethically using the surgical strike and making it politicizing for his own party political benefit. Mr. Modi ji, stop speaking खुद की मन की बात. It's a time to listen to the citizens of India's मन की बात. The citizens of India questioning the Prime Minister Modi, कहाँ गया आपका 56 इंच की छाती, कहाँ गया वो लाल दिखाने वाला मोदी जी, आंख लाल करके दिखाने वाले मोदी जी, जो एक सिर काटे तो 10 सिर ले आने वाले वादा किए सो मोदी जी कहाँ है। आज देश की वीर जवान हर दिन हर घंटा मृत्यु हो रही है। We highly respect these soldiers of our country, their bravery and their sacrifice. They're always ready to protect our nation. Unfortunately, Prime Minister is never ready, nor he will speak, nor he will open his mouth on dastardly attacks by the terrorist on Indian Army. और आइए अब आपको सुनवाते हैं वजीर खारजा का वो बयान, क्या कुछ कहा था कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने उनके इस बयान पर। No, I think some of the things that Sushma ji said one can fully appreciate and welcome, but some of the statements were actually a bit disappointing. You know, we get the sense that everything is about the political environment in India, and this was a speech aimed at the BJP voters and sending a message to the voters, particularly on the subject of Pakistan, rather than projecting a constructive and positive image of India in the world. To that degree, it was a disappointing speech. तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।